हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का जो अभी एग्जाम हुआ 16 अप्रैल को उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 49 तक पिछले वीडियो में मैंने कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। मान लीजिए कोई दो मास है M1 M2, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है R, तो R पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस तरीके से रिलेशन में करता है। ठीक है, तो F इज इक्वल फार्मूला क्या होता है? G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो जो रेडियस या फिर डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का जो इन्वर्स होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इनडिटर्मिनेंट बीम कंडीशन। कोई बीम को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कौन कौन से हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं? तो एक होता है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो। ये तीन हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अगर हमारे जो अननोन हैं इनसे ज़्यादा होते हैं तो वो बीम जो कहलाएगा वो इनडिटर्मिनेंट बीम कहलाएगा। तो क्या होगा? नंबर ऑफ अननोन कंपोनेंट्स शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो आपका बीम क्या होगा? इनडिटर्मिनेंट बीम कंडीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द मोर सर्कल। सबसे पहले मैं आपको मोर सर्कल समझाऊं। मोर सर्कल में एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या होता है आपका? नॉर्मल स्ट्रेस। वाई कोऑर्डिनेट पे क्या होता है? टाउ। और एक जो हम मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा? जो सेंटर होगा वो होगा आपके एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जो रेडियस होगा मोर सर्कल का वो क्या होगा? टाउ मैक्स। शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो रेडियस ऑफ मोर सर्कल के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वाई एक्सिस रिप्रेजेंट नॉर्मल स्ट्रेस। वाई एक्सिस तो आपका रिप्रेजेंट करता है शियर स्ट्रेस को, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट शियर स्ट्रेस, ये भी गलत है। केवल आपका थर्ड इसमें से सही है। तो आपको क्या पूछा गया? कौन सा नहीं करेक्ट है? तो नहीं करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी को टिक कर देना है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? फॉर ए बेंडिंग मोमेंट कर्व व्हाट क्वांटिटी हेल्प्स डिटरमाइन द शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लीजिए हम ड्रॉ करते हैं किसी चीज़ का, किसी बीम का जिस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप निकाल लेते हैं dm ओवर dx, तो किसके बराबर हो जाता है? शियर फोर्स के बराबर हो जाता है। तो ये होगा आपका शियर फोर्स बराबर स्लोप ऑफ dm ओवर dx। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कर्व का जो स्लोप होगा वो आपका शियर फोर्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, while calculating the specific enthalpy of wet steam, which of the following quantities is no use to us। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि वेट स्टीम क्या होता है। तो ये जो लाइन होती है आपकी, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है और ये लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। इन दोनों के बीच में अगर हमारा जो सिस्टम है तो ये कहलाएगा वेट स्टीम। तो यहाँ पे अगर हम कोई .1 ले लेते हैं तो H1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो H1 का फार्मूला क्या हो जाएगा? HF प्लस एक्स HG माइनस HF। HF क्या है? एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। HG क्या है? एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो यहाँ पे क्या हो गया? HF एक्स और HG। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें चाहिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर की रिक्वायरमेंट है और स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम ये भी हमें चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड स्टीम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? बी। इसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम अगर वेट स्टीम की एंथैल्पी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स इन ए स्टेशनरी स्टेट। मान लीजिए कोई सिस्टम, हमारा फ्लूइड का सिस्टम स्टेशनरी है, इसकी स्टडी जो फिजिक्स की जिस ब्रांच के द्वारा की जाती है वो कहलाता है फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपको 4 रिलेशन दिए हैं, पूछ रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन गलत है।
तो सबसे पहले ये होता है ई इज इक्वल टू होता है 2g 1 प्लस म्यू, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और ई इज इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। तो इसमें देखिए ई, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका g1 प्लस 2 म्यू। तो ये आपका रिलेशन पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए रियल गैस at 500 Kelvin and 250 megapascal if the gas occupies a volume of 0.2 meter cube per mole, what would be the factor if the gas was ideal। तो अगर आइडियल गैस है तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है वो 1 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हमें रियल गैस की कैलकुलेट करनी है तो वो होता है PV बाई RT। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर की वैल्यू 250 मेगापास्कल पुट कर देंगे, 250 इंटू 10⁶ इंटू वॉल्यूम 0.2 पुट करेंगे डिवाइड बाई RT, आर की वैल्यू 8.314, और इसको सॉल्व करेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे 500 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10⁵ डिवाइड बाई 8.314, और आइडियल गैस के लिए तो पता ही है 1 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच ऑफ दीज बॉयलर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ बस्टिंग। यहाँ पे 4 बॉयलर दिए गए हैं आपको, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से बॉयलर के बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर वो वेरी हाई प्रेशर पे वर्क करता है, लगभग 100 बार पे काम करता है, कौन, वाटर ट्यूब बॉयलर। और जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है वो लगभग 16 बार पे काम करता है। तो जो ज़्यादा प्रेशर पे काम करेगा उसका बस्ट होने का चांस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन सा, लंकासार फायर ट्यूब बॉयलर है, पोखरन फायर ट्यूब बॉयलर है, और कॉर्निश बॉयलर भी एक तरीके का फायर ट्यूब बॉयलर है। इसमें से केवल बैबकॉक बॉयलर जो है वो एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, और इसी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं बस्ट होने के, क्योंकि ये जो है हाई प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इसमें से पूछ रहा है कि अगर हमें जो है एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों अप्लाई करने हैं किसी सिस्टम पे, तो हमें कौन सा बियरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें रिक्वायरमेंट होगी डीप ग्रूव बॉल बियरिंग की एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो इसमें से ये जो है ये आपका डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के केस में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले गवर्नर आप लोगों को मैं बता दूं, गवर्नर क्या होता है। गवर्नर एक डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल करता है स्पीड को बाई स्पीड फ्लक्चुएशन को किस तरीके से कंट्रोल करता है। जो फ्यूल हमारा सप्लाई हो रहा है उसको कंट्रोल करके जो है ये इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो बॉल जो है ज़्यादा रेडियस पे रोटेट करेगा और स्लीव जो है अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ से अगर हम डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द सीरीज ऑफ इमेजेस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन विच द साइकिल अकर्स इन ए 4-स्ट्रोक कंबस्शन इंजन। तो सबसे पहले मैं बता दूं 4-स्ट्रोक कंबस्शन इंजन में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर कंबस्शन होता है, फिर पावर होता है, उसके बाद एग्जॉस्ट होता है। तो ड्यूरिंग द सक्शन क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है और पिस्टन जो है किधर डाउनवर्ड मूव करता है। तो पिस्टन यहाँ डाउनवर्ड मूव कर रहा है और इनलेट वाल्व ओपन है, तो सबसे पहले आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के दौरान क्या होगा, आपका दोनों वाल्व क्लोज होंगे। तो यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज्ड हैं और ये पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करेगा, और यहाँ पे जो है आपका नाउ इसके बाद हो जाएगा आपका कंप्रेशन। सक्शन के बाद कंप्रेशन, उसके बाद क्या होगा, कंबस्शन। कंबस्शन वाला डी में
कंबसन के समय दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। तो बी ई डी केवल एक ही ऑप्शन में है आपके। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। BED AC करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल। कोई डक्टाइल मटेरियल है, उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरीके से हमारा बनता है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अल्टीमेट स्ट्रेस होती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इमेज, आइडेंटिफाई द सिंपल मशीन्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट। इसमें कौन कौन से सिंपल मशीन यूज किए गए हैं। तो इसमें जो आपका यूज किया गया लीवर है, व्हील है, एक्सेल है और पुली का उपयोग किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें इंक्लाइन प्लेन कहीं नहीं है। तो इंक्लाइन प्लेन देखिए, ऑप्शन बी में भी इंक्लाइन प्लेन है, सी में इंक्लाइन प्लेन है और डी में भी इंक्लाइन प्लेन है। इस तरीके से तीनों ऑप्शन रिजेक्ट होते हैं। ऐसे ही टाइम बचा सकते हैं आप। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे डीजल साइकिल के बारे में पूछा गया। सबसे पहले मैं आपको डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डीजल साइकिल का जो पीवी डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये सक्शन होता है, ये कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है क्यू इन, यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपका सक्शन होगा, फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, सक्शन के बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, फिर छठवां स्टेप जो होता है एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, डायमीटर दिया है 7 mm और 440 टेप दिया है। रेफरेंस पिच क्या होता है, ये होता है पाई डी/टी। तो पाई की वैल्यू 22/7 फुट करेंगे, डायमीटर 7 ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 440 कर देंगे। तो 7 से 7 और 22 दूनी 44, 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 0.05 mm। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए कि वाटर का जो आपका पीटी कर्व होता है, उसमें फ्यूजन कर्व का जो स्लोप होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, ये फ्यूजन कर्व है, इसका स्लोप ऑलवेज नेगेटिव होगा। किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा नेगेटिव, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विद रिस्पेक्ट टू द एयर कंप्रेसर के रिस्पेक्ट में x इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवर्ड पर स्ट्रोक। x इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम v एक्चुअल अपॉन vs, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो x इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशन। जो फ्लूइड के लेयर्स में जो रिलेटिव मोशन होगा उसको कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी अपोज करती है, तो वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकेंड या फिर पॉइज। और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है जिसका यूनिट होता है स्ट्रोक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which opposes the relative motion of the layers of the fluid. Now question number 71, what is the percentage of dryness fraction for the following। तो सबसे पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ये इस तरीके का PATS डायग्राम आपका बनता है। ये जो लाइन होता है ये होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और ये होता है सैचुरेटेड वेपर लाइन। इस लाइन पे क्या होता है, x की वैल्यू 0% होती है और सैचुरेटेड वेपर लाइन पे x की वैल्यू 100% होती है। ये आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन डी में आपको देखिए सैचुरेटेड स्टीम का क्या है 100% और सैचुरेटेड वाटर क्या है 0%। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिजर्वायर इज यूज्ड इन ए सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, तो इसमें जो रिजर्वायर आप यूज कर रहे हैं इसको देखिए, ये रिजर्वायर, इसको रिजर्वायर कहते हैं। तो इसमें क्या है लार्ज रिजर्वायर हम यूज कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो बैलेंसिंग ऑफ मोमेंटम इज यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। इन पीवी डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट फॉर्म। कौन सा रीजन जो है पीवी डायग्राम में नहीं फॉर्म होता है किसके? प्योर सब्सटेंस के। तो कंप्रेस्ड लिक्विड होता है जिसको हम सब कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, सब कूल्ड लिक्विड, इधर जो रीजन बनता है इसको सब कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ये वेट रीजन होता है, ये सुपर हीटेड रीजन होता है। ठीक है, तो इसमें सब सुपर कूल्ड वेपर रीजन नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज ए डिवाइस दैट हैज़ टू बी यूज्ड इफ वन वांट्स टू जनरेट ए स्टीम दैट इज ऑलमोस्ट फुल्ली ड्राई। अगर फुल्ली ड्राई स्टीम जनरेट करना है तो हमको कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए? तो उस डिवाइस को हम यूज करना चाहिए सुपर हीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, इफ एक्स इज द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस and y is the longitudinal stress with reference to the thin walled pressure vessel, then which of the following is true। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस आपका जो होता है सिग्मा सी होता है पी डी बाई 2t और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो पी डी बाई 4t होता है। और सिग्मा सी को उसने क्या कहा है एक्स, तो एक्स कहा है, तो एक्स को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा y की वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यू ऑब्जर्व ए फैन दैट रिमेन्स टू मूव फॉर ए मोमेंट आफ्टर यू स्विच इट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज दिस स्टेटमेंट इलस्ट्रेट एक्यूरेटली। अगर हम फैन को बंद कर देते हैं तो स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी कुछ समय तक वो मूव करता है, तो किस लॉ के अकॉर्डिंग मूव करता है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, कंसीडर द गिवन मटेरियल्स एंड आइडेंटिफाई। इसमें से कौन से मटेरियल के इलास्टिक सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो है प्रॉपर्टी है, मोस्ट इलास्टिक मटेरियल आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन की क्या होता है? डायमेंशन एम एल टी पे -2। ठीक है, डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर क्या हो जाए एल स्क्वायर। तो एक एल जो है एल से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स टी पे -2। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, एम एल इनवर्स टी पे -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द स्टैंडर्ड वैल्यू इन केजी पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। The standard value in kg per meter cube of density of water, air and mercury is respectively। तो जो डेंसिटी होती है वाटर की वो 1000 होती है और एयर की क्या होती है 1.2 जनरली 1.2 ही लेते हैं हम उसको, और मर्क्यूरी की होती है 13600। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 81, इसमें क्या करता है आपको डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। तो इस 250 में 250 प्लस 273 कर देंगे, 25 को जब 273 में ऐड कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 298 केल्विन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है, इसमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 83,
if the number of teeth in the driving gear is 40 and the number of teeth in the driven gear is 40, then calculate the gear ratio। तो जो गियर रेशियो होता है वो नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर 20 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर तो डिवाइड बाई 40। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू इट्स लिक्विड फेज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे सॉलिड है उसको किस में लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो हीट रिलीज हो रहा है उसको क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन गिवन दैट द हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द सोर्स इज 950। ठीक है। एंड द इंजन गिव्स आउट 570 जूल टू सिंक। इतना हीट जो है रिजेक्ट किया जा रहा है और इतना हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो इन दोनों एफिशिएंसी आपको जब निकालना है तो 1 माइनस 570 डिवाइड बाई 950 ये कैंसिल हो जाएगा और 19 3 57 और 19 5 95 3/5 ये आपका आ जाएगा 2/5 इंटू 100। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 86 फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू रिमेन कांस्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई सिस्टम है जिसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो वो किस टाइप का सिस्टम होगा तो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से ना तो मास ट्रांसफर होता है या ना ही तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 वाई कैन ए मीटर गियर नॉट बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन दैट नीड चेंजिंग स्पीड। सबसे पहले मीटर गियर क्या होता है। मीटर गियर क्या होता है ये कनेक्ट करता है किसको सॉफ्ट जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये दोनों सेम साइज के होते हैं। गियर रेशियो 1:1 होता है इसीलिए जो है इसमें स्पीड चेंज नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर 1:1 गियर रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगर गियर रेशियो 1:1 नहीं होता तो स्पीड चेंज होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 एक्स इज द रिवर्सिबल प्रोसेस विद नो हीट लॉस। अगर हीट लॉस नहीं हो रहा है तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक कहलाएगा। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को क्या कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 द यंग्स मॉडुलस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। यंग्स मॉडुलस क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है नॉर्मल स्ट्रेस और एप्सिलॉन क्या है नॉर्मल स्ट्रेन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन यूज्ड। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन किस में हम यूज करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं हम किस में ग्रीन हाउस मेंटेनेंस में। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 फ्रॉम द गिवन ग्राफ एन आइडियल ऑटो साइकिल आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट एक्सपेंशन। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सक्शन होता है ये कंप्रेशन प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है और ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है 3 to 4। फिर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 to 4। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज टिपिकली यूज्ड एज ए फ्लो मेजरमेंट डिवाइस। फ्लो मेजरमेंट के लिए कौन सा हम डिवाइस यूज करते हैं तो ये आपका होता है वेंचुरी मीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कौन कौन सा है। तो ठीक है। इसमें आपका जो क्लच प्लेट होता है वो ये होता है क्लच प्लेट ये होता है। प्रेशर प्लेट क्या होता है
ये जो होता है आपका ये प्रेशर प्लेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अब क्या हो जाएगा आपका डी, एफ एंड ई। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स अलग अलग प्रोसेस के लिए। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप एक अपने पेपर अपने कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है 0, ये 1 होती है, ये एन होती है, ये गामा होती है, और यहाँ पे इन्फिनिटी होती है। तो एन इज इक्वल टू 0 जब होगा तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 होती है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये एन हो जाता है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये गामा हो जाता है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, वाइल रनिंग एन एयर कंप्रेसर इन ए मल्टी स्टेज कंप्रेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रूवन एडवांटेज। इसमें से कौन सा एडवांटेज करेक्ट नहीं है। ठीक है। बाकी तो इसमें आपका रिड्यूस लॉसेस एंड लॉसेस ड्यू टू एयर लीकेज, एयर लीकेज के कारण जो लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। इम्प्रूव्ड लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन जो है इम्प्रूव्ड हो जाता है। इम्प्रूव्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा जो है एडवांटेज ट्रू नहीं है। तो लेस एक्सपेंसिव विद लॉन्गर लाइफ, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोमीटर। देखिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और एक होती है मास डिपेंडेंट। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ये होती है मास इंडिपेंडेंट, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है मास डिपेंडेंट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी मास डिपेंडेंट होंगी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट आर द थ्री क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है आपका रो ए वी। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, तो डेंसिटी चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए और क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 98 से 150 तक के क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले जेई के एग्ज़ाम्स के लिए आपको सबसे बेहतर जो है स्टडी मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला। ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।